नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प करने की आज एक बड़ी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, जिसके तहत देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। कैसे रेलवे का बीते कुछ वर्षों में हुआ है आधुनिकीकरण, इस खबर पर करेंगे आज न्यूज नाइट में हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा होगी बात गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे की, जहां उन्होंने सहकारिता को लेकर की है आज एक नई शुरुआत। दिखाएंगे इस खबर को भी विस्तार से। होगी बात कल संसद के विधायी एजेंडे में क्या है खास, इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना अमृत भारत स्टेशन का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया शुभारंभ। नवनिर्माण पर खर्च होंगे 25,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं करते वोट बैंक की राजनीति, सर्वोच्च विकास है उनका संकल्प। सहकार से समृद्धि के लिए जरूरी है जवाबदेही, पारदर्शिता और आधुनिकता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में सहकारिता सही दिशा में। महाराष्ट्र पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पोर्टल की हुई शुरुआत। हरियाणा के नूह प्रशासन ने जमींदोज किया 3 मंजिला अवैध होटल। हिंसा के दौरान होटल की छत से की गई थी पत्थरबाजी। गुरुग्राम में कोई महापंचायत, उपद्रव आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। ज्ञानवापी के 3 गुंबदों और तहखाने का हुआ वैज्ञानिक सर्वे। सोमवार को भी पुरातत्व विभाग करेगा जांच। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर अफवाह न फैलाने की कही बात। हिंदू पक्ष ने कहा, रिपोर्ट आने पर हो जाएगी स्थिति स्पष्ट। राज्यसभा में सोमवार को पेश होगा दिल्ली अध्यादेश विधेयक। सदन में मौजूदगी को लेकर भाजपा ने अपने सांसदों को 11 अगस्त तक के लिए किया व्हिप जारी। लोकसभा में पेश होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। राजस्थान के भीलवाड़ा गैंग रेप मामले में 4 सदस्यीय भाजपा महिला सांसद दल ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। राज्य की कांग्रेस सरकार से मांगा इस्तीफा। घटना को लेकर कोटली थाना परिसर में रविवार को भी जारी रहा धरना। नौवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री भारत मंडपम प्रगति मैदान में कल आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर करेंगे शिरकत। पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास हुआ रेल हादसा। कराची से पंजाब जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पलटी। 30 से ज्यादा के शव हुए बरामद। घायलों की संख्या 100 के पार। बचाव अभियान जारी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बात रेलवे की। आम आदमी को रेलवे स्टेशनों पर भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, इस दिशा में आज मोदी सरकार ने बड़ी शुरुआत की है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत हुई है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में स्टेशनों की परंपराओं के साथ आधुनिकता को जोड़ने का एक नए अभियान की आज से शुरुआत हुई है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे देश ने रविवार को एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया। रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने विजन को साकार करते हुए पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक
हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारक हैं। एक स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का होना और दूसरा उस सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षा के अनुरूप महत्वाकांक्षी निर्णय लेना। पीएम ने कहा कि अपग्रेड किए गए स्टेशनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना कारीगरों की मदद करेगी और जिले की ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। पीएम ने कहा कि सरकार ने रेलवे में रिकॉर्ड निवेश किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में रेलवे के विस्तार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि शीघ्र ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर वार करते हुए पीएम ने कहा कि इसका एक धड़ा न काम करेंगे न करने देंगे के रवैये पर अड़ा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार सबके कल्याण के लिए काम करने में लगी हुई है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी का रेलवे में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर हमेशा जोर रहा है। ऐसे में रविवार को इस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शुरुआत से न केवल रेल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किस तरह से रेलवे में विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। रेलवे के आधुनिकीकरण पर मोदी सरकार का जोर, लगातार नई व्यवस्थाओं को लागू करने पर फोकस मोदी सरकार का बना हुआ। उसी के तहत आज का कार्यक्रम भी देखने को मिला। 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। अरुणेंद्र कुमार जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा दीपशिखा सिकरवार जी हैं, सीनियर एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार, इकोनॉमिक टाइम्स की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक तरीके से खर्चा, लेकिन ये महज रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके मल्टीपल इफेक्ट देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेंगे, लोगों की सुख सुविधाओं के लिहाज से भी मिलेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, ये जो आज का आधुनिकीकरण का जो
अनाउंसमेंट है, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। वो खूबी ये है कि आपके पास धन का कोई बंधन नहीं। पहली बार सरकार ने 508 करोड़ स्टेशनों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। साथ ही साथ इसमें एक ये बहुत बड़ी खूबी है कि सारे जो स्टेशन है वो सब बड़े वाले स्टेशन नहीं है, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, बट छोटे छोटे स्टेशन भी शामिल किए गए हैं, जैसे प्रताप नगर हुआ, असरवा हुआ और हल्दीबारी हुआ बंगाल में, या असम में देखिए 22 स्टेशन लिए गए हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेशनों को भी अब विकसित करने का एक मुहिम बनाई गई है, जो कि बहुत ही नई चीज है, नवीनता है इस बारे में। दूसरी चीज जो है कि 3 तरह से इस योजना को आगे बढ़ाने की बात करी गई है। आप स्टेशन जाते हैं तो आप ये चाहते हैं, गाड़ी में तो बैठेंगे ही, वो जरूरी भी है, उसी लिए स्टेशन जाते हैं, लेकिन साथ साथ स्टेशन को एक सिटी मॉल के रूप में बदलाव, ये जो विजन है वो हमें देखने को मिलेगा इन स्टेशनों के अधुनिकीकरण में। इसका क्या मतलब है? आपका रूफ प्लाजा हो, शॉपिंग जोन हो, फूड कोर्ट्स हो, किड्स प्ले जोन हो, मतलब समथिंग लाइक जो आजकल हम एयरपोर्ट पे देखते हैं उसका एक बड़ा स्वरूप स्टेशन पे मिलेगा, क्योंकि फुटफॉल काफी अधिक है जी। ये एक स्टेशन को एक्सेप्टेड करने की बात बनाई गई है। दूसरी बात जो समझने की है कि आप जाने का रास्ता अलग और निकलने का रास्ता अलग, जैसे भीड़ भाड़ कंट्रोल में करी जा सके। साथ ही साथ मल्टी लेवल पार्किंग, पहले एक पार्किंग बना दी जाती थी, एक प्लेटफॉर्म का फ्लोरिंग चेंज कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब चीज बदलाव करके एक होलिस्टिक रूप से सामने आएगी। एस्केलेटर्स, ट्रेवलेटर्स, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्टेशन से निकले तो आपको कोई साधन तो मिले बाहर जाने के लिए, चाहे बस हो, स्टेशन हो, उसका एक सिस्टमैटिक रूप से आए। तो ये तीनों चीजें एक साथ अगर आपको मिलेंगी तो ये एक नवीन योजना, नवीन सोच है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है, और रेलवे को ये आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान किया है। जी दीपशिखा जी, आपको लगता है कि बदलाव तो एक अवश्यंभावी चीज है, वो बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ऐसा बदलाव जो आपका एक विजनरी एक सोच को दिखाता हो, अगले 50 वर्षों की जरूरतों को व्यवहारिक तरीके से बदलाव के साथ जमीन पर उतारने को दिखाता हो, और हर उस चीज का ध्यान रखता हो जो आपकी व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर तक ले जाए, सुख सुविधाओं का ख्याल रखता हो, आपको लगता है कि उस दिशा में रेलवे में एक बड़ा बदलाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल आर्यन, अगर आप देखें कि एक जो फोकस रेलवेज का बदला है, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के अपने भाषण में कहा था कि गति शक्ति उन्होंने अनाउंस किया था, और दूसरा चीज उन्होंने जो बात कही थी ईज ऑफ लिविंग की। तो जो फोकस है ईज ऑफ लिविंग पर है, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो कार्यक्रम रेलवे की तरफ से चलाया जा रहा है वो बहुत ही होलिस्टिक है। तो एक तरफ आपका ट्रैक को बढ़ाया जा रहा है, दोहरीकरण किया जा रहा है, ट्रेन में सुविधा बढ़ाई जा रही है। आप देख रहे हैं अलग तरह की ट्रेन आ रही हैं, वंदे भारत बढ़ाई जा रही हैं, और उसके साथ साथ जो स्टेशंस हैं, जिनको बहुत जगहों पे स्टेशंस जो हैं बहुत छोटे हैं, और उनको किस तरह से एक बिजनेस सेंटर के रूप में खड़ा किया जा सकता है। जैसे अगर हम एयरपोर्ट्स देखते हैं तो एयरपोर्ट्स जो है सुविधा के बतौर, दूसरा चीज है बिजनेस के बतौर, आपका ड्यूटी फ्री शॉप्स होता है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, पैसेंजर्स एमिनिटीज में एयरपोर्ट्स जो हैं वो काफी हद तक इस तरह की सुविधाएं पैसेंजर्स के लिए रहती हैं। रेलवे स्टेशंस पे अभी तक इस तरह का काम नहीं हुआ था, लेकिन अब काम हो रहा है। अगर आप देखें कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन को देखें तो स्टेशन जो है वो नीचे है, और उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल है, और वहां ऐसा नहीं है कि ट्रेन की आवाज आती है, चलने की आवाज आती है। तो एक अलग तरह का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, और ये हर मतलब तमाम स्टेशंस में आज 508 स्टेशंस की फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री ने ले किया है। तो न सिर्फ बड़े स्टेशंस बल्कि छोटे शहरों के भी जो स्टेशंस हैं उनको किस तरह से आम आदमी को सुविधा दी जाए, बिजनेसेस के लिए भी और सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए पूरा होलिस्टिक एक प्लान के तहत ही कार्य किया जाए। जी अरुण जी, क्योंकि इस आज के कार्यक्रम में एक बात यह भी निकल के आई किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की सोच रही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सके,
रेलवे में सफर करने वाला आम व्यक्ति भी उस प्रकार की सुख सुविधाओं का एहसास कर सके और उसकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो, इसलिए रेलवे स्टेशन पे सुविधाओं का विस्तार देने का लगातार प्रयास हुआ है। क्या आपको लगता है ये सोच कहीं ना कहीं उसका केंद्र बिंदु है, जिस प्रकार का विस्तार, विकास आधुनिक होता हुआ परंपरा के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? जी बिल्कुल। आप ये देखें कि रेलवे स्टेशन की जगह सीमित है। रेलवे स्टेशन में कभी हमने ये नहीं कहा कि हम स्टेशन का आधुनिकीकरण करने के लिए ट्रेनों का आवागमन बंद कर देंगे। ये ब्राउन फील्ड वर्किंग है और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और इस ऐसे हालात में आप ऊपर जाएं, मतलब जो अभी बात उठी गांधीनगर स्टेशन की, हर स्टेशन के ऊपर एक भव्य इमारत बड़ी खड़ी की जाएगी, तो कैसे होगा काम? ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि आप स्टेशन को एक शॉपिंग सेंटर, मिनी सिटी की योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि गाड़ी पकड़ें, गाड़ी पकड़ना एक आपका ध्येय होगा, लेकिन और भी बहुत चीजें कर सकते हैं। तो वो जैसे विदेशों में देखा जाता है कि स्टेशनों की जो शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, उनकी सेल वर्ल्ड वाइड सेल में गिनी जाती है। तो हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वही सुविधा देने की बात हो रही है। और साथ ही साथ आम आदमी वाली बात ये नहीं कि हर चीज सुविधा का आपसे पैसा लिया जाएगा, वो सुविधा आपको बराबर सभी को दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सोच है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास धनराशि पहले से उपलब्ध करा दी गई है, जिससे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, जो भी एजेंसीज आएंगी, उनको ये दिमाग में ना रहे कि भाई हमको काम करा लेंगे और पैसा नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है। जी दीपशिखा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जब अपनी बात रखी तो इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे स्पीड और स्केल रेलवे के विकास को लेकर लगातार बढ़ी है। तमाम देशों के नेटवर्क को जोड़कर कितना नेटवर्क होता है रेलवे का, उससे ज्यादा बीते 9 वर्षों में बना, उसका उन्होंने जिक्र भी किया। उसमें साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों का नाम भी लिया। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर को भी बनाने का जो काम किया गया है, तो जहां यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, माल भाड़े के लिहाज से भी काम किया गया, इस सबका मिला जुला असर बेहतरी अर्थव्यवस्था के लिए, आम लोगों के लिए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आर्येंद्र जी, अगर हम देखें कि सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास फोकस किया गया है, और गति शक्ति जब से आया है तो एक पूरा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस आ गया है। रेलवे का अगर हम केपेक्स प्लान देखें, जो बजट में 2,40,000 करोड़ के करीब रेलवे के लिए डेवलपमेंट के लिए केपेक्स एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया था, तो उसमें चारों जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ये सिर्फ स्टेशन रीडेवलपमेंट नहीं, ट्रैक्स हैं, नए ट्रेन्स हैं, किस तरह से नए ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पुराने ट्रेन्स हैं उनको किस तरह से और उनमें सुविधाएं लाई जा सकती हैं, रेलवे में सुरक्षा को और कितना हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो पैसेंजर्स के लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी जो है वो रेलवे काफी हद तक इस्तेमाल करता है, उसके लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सकती है, उसके लिए कहां तक ट्रैक्स, जहां नहीं है वहां पे ट्रैक्स पहुंचाए जाएं, और जहां पर है वहां पर उनको और बढ़ाया जाए, नई ट्रेन्स बढ़ाई जाएं, और ये आम आदमी के लिए साथ में किया जा रहा है। उसके साथ में बिजनेस के लिए जो है उनको जिस तरह से सुविधा दी जा सकती है, तो फ्रेट कॉरिडोर पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके अलावा भी फ्रेट को किस तरह से ज्यादा हम कनेक्शन, रोड का जहां पे नेटवर्क नहीं है, किस तरह से उसको रेलवे से जोड़ा जा सकता है, और रेलवे को किस तरह से पोर्ट्स के करीब लाया जा सकता है, पोर्ट्स, तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ये पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, इसमें ये पीएम गति शक्ति आने से ये हो गया है कि जहां जहां जो मिसिंग लिंक होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, और नए प्लान्स जो भी आएंगे उनको भी ये देखा जाएगा कि पूरी कनेक्टिविटी बनी रहे। बिल्कुल, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बहुत होलिस्टिक तरीके से काम हो रहा है। और उल्लेन जी, क्योंकि जब रेलवे की बात होती है तो इस बात का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें अब हिंदुस्तान अपनी दम पर बना रहा है, और 50 के आसपास ये ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षित रेलवे का अनुभव, हालांकि एक भी घटना हमारे लिए बेहद चिंता पैदा करती है, लेकिन तुलनात्मक अगर देखा जाए तो अपने आप में सुरक्षित रेलवे का सफर ये भी कहीं ना कहीं रेलवे के हिस्से जाता है आज की तारीख में। जी, जो बात हमेशा सुरक्षा की होती है, और अभी जो है दुर्घटना हुई है उससे थोड़ी सी छवि पे असर पड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेलवे का सुरक्षा से नजर हट चुका है।
सुरक्षा हमेशा प्राइम कंसर्न रही है रेलवे की, और सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि अगर ह्यूमन एरर भी हो तब भी गड़बड़ ना हो। जो बालासोर में बात उठी जिसकी अभी जांच हुई है, उसमें पता चला कि जो एरर हुई थी वो काफी पहले हो चुकी थी, उसको निकाला नहीं गया समय से। लेकिन बाकी जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी इतनी गहन जांच होती है और जो कमियां पाई जाती हैं उससे आगे ठीक किया जाता है। अब जैसे कवच की बात शुरू हुई, एक शुरुआत है जिससे कि कोलिजन सिस्टम ऐसे बने, एंटी कोलिजन सिस्टम बने जिससे कि गाड़ी अपने आप रुक जाए। ये इंटरलॉकिंग जो बात हो रही, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ये एक सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है और बहुत ही मजबूत सिस्टम है। हर चीज में ये पहले वेरीफाई करते हैं कि सही चीज है कि नहीं, उसको लॉक करते हैं, फिर परमिशन दी जाती है और कई लोग उसको वेरीफाई करते हैं जी। इसलिए रेलवे में सेफ्टी पे बहुत जोर है और सेफ्टी का एक्सपेंडिचर भी काफी हद तक, इसलिए आप पटरी बदलाव की बात करें, ब्रिज के मजबूतीकरण की बात करें, आप कोचेस को देखें कि कोचेस के पहले जब वुडन बॉडी कोचेस होते थे, फिर आईसीएफ बॉडी कोचेस आए, अब एलएचबी कोचेस आए हैं और वंदे भारत कोचेस आए हैं। कैजुअलिटीज, चोट लग जाए मंजूर है, लेकिन कोई ऐसे दुर्घटना हो जिसमें जान चली जाए, ये बहुत बड़ा फोकस है। इसलिए सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी के बगैर तो कोई सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभी तकलीफ हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन जान ना जाए, ये बहुत बड़ा फोकस है। बिल्कुल, अपने आप में लगातार सुरक्षित सफर की ओर फोकस है, तो वहीं वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी हमारे हिंदुस्तान के रेलवे में जो बढ़ते नेटवर्क के एक तरीके से तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अरुणेन जी आपका, दीपशिखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के नूह को हिंसा के बाद किस तरीके से पत्थरबाजों की इमारत पर चला है बुलडोजर। लगातार कार्रवाई इस बात की हो रही है, उसका हम जिक्र करेंगे। फिलहाल परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का सर्वे आज भी जारी रहा। न्यायालय के आदेश पर एएसआई की टीम पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर रही है। टीम को सर्वे करने के साथ ही 20 दिनों में सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम शुरू किया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मलबे के नीचे कई ऐसे साक्ष्य हैं जिससे प्राचीन मंदिर के होने की पुष्टि होती है। बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। हो सकता है बड़ा रडार मशीन लगाया जाए, क्योंकि व्यास जी के खाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहाँ गुंबज के अवशेष हैं।
जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दी है। अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण होना बाकी है वहां भी अफवाह फैलाई जा रही है कि कोई मूर्ति या त्रिशूल मिला है। अहमद ने कहा कि उनका प्रतिनिधि वहां मौजूद है और उसने कोई भी साक्ष्य मिलने की बात नहीं कही है। अफवाह ये कि जहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है वहां के बारे में कहा जाता कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहां अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही कहा जाएगा। जानकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की मौजूदा इमारत की 3D इमेजिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS की मदद ली गई। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के आंतरिक हिस्से की मैपिंग और स्कैनिंग के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी काम जारी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि परिसर में साइंटिफिक स्टडी और सेंट्रल डोम की स्टडी चल रही है, उधर फोटोग्राफी और उनकी पैमाइश की जा रही है और तीनों गुंबद की स्टडी की जा रही है। ASI द्वारा जो काम है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है और साइंटिफिक स्टडी और डिटेल सर्वे का काम चल रहा है। गुंबद है, 3 गुंबद है, उसके अंदर जाने के लिए तो सीढ़ी लगानी पड़ती है। सिर्फ वही चीज हुई थी। हम लोग इस पे कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, चाहे चारों वादनी महिलाएं हों, चाहे हम तीनों वकील हों, कि क्या मिला आज, क्योंकि ये कमीशन की रिपोर्ट है। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है हम आपको ये स्टेटमेंट, मैं या सारी वादिनी महिलाएं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि कमीशन की कार्रवाई चल रही है और कल भी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसी मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को परिसर में सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई थी। सर्वे के पहले दिन मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात हरियाणा से जुड़ी खबर की। बीते दिनों हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन लगातार जारी है। जहां पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है तो आरोपित लोगों के अवैध निर्माणों पर भी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इस बीच हिंसा को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। साथ ही कई गाँव के लोगों ने आज एक महापंचायत करके आगे की रणनीति भी बनाई। जमींदोज होती इस इमारत का पता नलहड़ मोड़, नूह मेवात, हरियाणा है। बीते हफ्ते इसकी छत उपद्रवियों का सहारा बनी थी। 3 मंजिला रेस्टोरेंट होटल की छत पर दंगाई जमे थे, भीड़ पर पत्थरबाजी कर रहे थे। रविवार सुबह मेवात जिले का प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ पहुंचा और चंद मिनटों में इसे जमींदोज कर दिया। प्रशासन की माने तो इमारत पूरी तरह से अवैध थी। इसे नोटिस दिया जा चुका था। नूह में इस दंगे में शामिल लोगों की अवैध संपत्ति को जमींदोज करने का ये तीसरा दिन था। कार्रवाई एक पार्ट है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि शांति बनाए रखें, ठीक है। और जैसे कि कार्रवाई है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके या इस टाइप की कार्रवाई है कि नॉर्मल कार्रवाई वो अपनी चलती रहेगी। 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग लगा दी और गोलाबारी में 6 लोग मारे भी गए। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बर्खास्त करनी पड़ी और कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। सामान्य होते हालात के बीच प्रशासन लगातार कर्फ्यू में ढील दे रहा है। रविवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई। अभी तक पूरी घटना पर कुल 55 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 141 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच घटना को लेकर सियासत भी जारी है। CPI के 4 सदस्यीय दल ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना चाहा, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस दल का दौरा शांति व्यवस्था बहाली की वजह से रोक दिया। जिस पर्पस के लिए आए थे हमें करने नहीं दिया, उन परिवारों से मिलने नहीं दिया। हफ्ता पहले हमने कहा था हम आना चाहते हैं, प्रशासन ने कहा आप 5-6 दिन के बाद आओ। इस बीच बजरंग दल नेता प्रदीप की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद आज दिन भर राजनीतिक आरोपों का दौर चला। आप नेता जावेद ने
आरोपों को जहां बेबुनियाद बताया, तो वहीं भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पर जब भी हिंसा और दंगे के आरोप लगे हैं, तब केजरीवाल चुप्पी क्यों साध लेते हैं। जब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने आता है, दिल्ली दंगे हो चाहे वो हरियाणा के नूह के दंगे हो, आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है। अरविंद केजरीवाल के शब्द से मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकलता है। नूह की घटना के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने है और आप चुप हैं, ऐसा क्यों है। नूह में हिंसा की घटना को लेकर एक महापंचायत भी गुरुग्राम में की गई। तिघर गांव में हुई पंचायत में हिंसा में मारे गए लोगों के आरोपितों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई है। वहीं एक 51 सदस्यीय कमेटी गठित करने की भी बात सामने आई है। पंचायत के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि कैसे सहकारिता में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिहाज से रहा आज का दिन बेहद खास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं सहकारिता से जुड़ी खबर की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। सरकार की ये कोशिश सहकारी तंत्र में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की है। अमित शाह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और उस दिशा में सहकारिता तंत्र का आधुनिकीकरण से लेकर हर जरूरी काम जो किया जाना है उस पर काम किया जा रहा है। सहकारिता से समृद्धि की ओर, इस मंत्र को तेजी से आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इस सिलसिले में रविवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे में केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता में लगातार जरूरी बदलाव कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसका फायदा सीधे आम लोगों को मिल रहा है। सहकारिता तंत्र को अब और ज्यादा जवाबदेह बनाया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन आधुनिकता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सहकारिता आंदोलन पारदर्शिता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता और सहकारिता का आंदोलन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब 2 साल पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था तो इसकी प्रासंगिकता पर संदेह था, लेकिन जैसे ही इस मंत्रालय की बागडोर अमित शाह को दी गई, सारी शंकाएं दूर हो गई और इस क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल शुरू हो गई। इस नए पोर्टल के कारण आवेदन की स्थिति, नोटिस, आदेश, सोसाइटी के प्रमाण पत्र और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे जनता को, किसानों को काफी लाभ होगा। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मोदी सरकार लगातार आम लोगों को मजबूती देने के लिए काम कर रही है। देश में पहले इतने तेजी से कभी विकास नहीं हुआ। जो स्वप्न हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा ग्राम स्वराज का, या जो स्वप्न हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने देखा ग्राम स्वराज का, उस स्वप्न को अब हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। सहकारिता से समृद्धि, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य पूर्ति हेतु केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में देश की सहकारिता क्षेत्र में नए बदलाव हो रहे हैं, यह हम सब देख रहे हैं। मौजूदा संसद के मानसून सत्र में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के प्रावधान वाले इस विधेयक का मकसद सहकारी समितियों के कामकाज को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, साथ ही उनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में डिजिटल व्यवस्था को लागू करने से पूरे सहकारिता तंत्र में और ज्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। पुणे से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसे सहकारिता आंदोलन अपने आप में एक नई लकीर खींचने को तैयार नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिलीप संघानी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के, और इसके अलावा पूर्व चेयरमैन रहे हैं इफको के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। और बड़ा और पहला सवाल यही, क्योंकि सहकारिता से समृद्धि लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है, लेकिन ये कैसे जमीन पे उतरेगी और क्या नए प्रयास जिसकी वजह से हमको इस बात की संभावना दिखाई पड़ती है कि सहकारिता देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाने के लिए तत्पर और तैयार नजर आ रही है? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया मंत्रालय बनाया और वो मंत्रालय की जिम्मेदारी सफल और सबल जो प्राइमरी सोसाइटी से लेके स्टेट कोऑपरेटिव और नेशनल क्षेत्र में जो काम कर रहा है मंत्रालय में अमित भाई शाह जी, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज CRCS डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ जो किया है। इनसे शहरी क्षेत्र में जो बैंकिंग क्षेत्र में काम हो रहा है, काफी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हुई और दूर करने के लिए जिस तरह से पोर्टल के माध्यम से सभी काम, चाहे बायलॉज हो, चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार के साथ या सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ पत्तेवार और पर्सनल मिलने में समय जो लगता था, इनमें काफी सुधार हो जाएगा और पोर्टल के माध्यम से अपनी सभी बात, सभी समस्या का समाधान मिल पाए। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये आपसे समझना चाहें, क्योंकि एक सवाल ये लगातार, दिलीप जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जी, दिलीप जी, सवाल ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र आ रहा है कि कई चुनौतियां भी सहकारिता समितियों के सामने है और आज पारदर्शिता का एक बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं है। इस सबको आगे बढ़ाने के लिहाज से जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है वो कैसे कारगर साबित होगा, ये बड़ा एक मौजूद सवाल है। पहला तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव होता, चुनाव में पारदर्शिता जरूरी है, उनके लिए अलग व्यवस्था जो की है, इनसे एक विश्वास बढ़ेगा कि लोकतंत्र में जो लोग चाहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, उनके प्रतिनिधि सही दिशा से आए। जब सही दिशा से आएंगे तो सरकार ने जिस तरह से सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, एग्रीकल्चर बैंक, रूरल सेक्टर में पैक तो कंप्यूटराइज करके जो 3 सोसाइटी नहीं बनाई, उनके माध्यम से किसानों को अपने पूरे दाम मिलेंगे और जब चाहे तब अपना पोर्टल के माध्यम से जो कृषि उत्पादन है उनकी बिक्री कर पाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत जो थी, किसानों को बीज सही दिशा में, सही बीज सही दाम में लेना मुश्किल था। इन सोसाइटी के माध्यम से किसानों को इंटरनेशनल लेवल पे जो बीज जरूरत है, बीज की खपत हो पाएगी। इनसे किसानों को अपना उत्पादन में काफी क्षमता मिलेगी और इनसे फायदा होगा। MSP जो है, उनके पैसे डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाते हैं
इनसे भी किसानों को एक विश्वास बढ़ेगा, पारदर्शिता हर सेक्टर हर जगह पे जो बनी हुई है जी, उनका लाभ देश की जनता को मिलेगा। सरकार से समृद्धि जी, कोई भी बड़ा उद्योग करेंगे। दिलीप जी एक और सवाल महत्वपूर्ण मैं आपसे समझना चाहता हूं जी। दिलीप जी एक महत्वपूर्ण सवाल समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि अभी तक सहकारिता को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा सफल एक तरीके से हमको एक आंदोलन दिखाई पड़ता है। बाकी राज्यों तक इसकी सफलता को लेकर क्या प्रयास होंगे, और दूसरा कृषि और डेयरी से आगे बढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये भी आज वक्त की जरूरत है। टैक्स जो है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी महिलाओं भी बना सकती है, लघु उद्योग के बना सकती है, फिशरी डिपार्टमेंट भी बन सकती है। उद्योग में विविध क्षेत्र का जो उद्योग है इनसे भी बन सकती है। एनसीआई के माध्यम से एनसीआर जो बनाई है, देश की कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना उत्पादन होगा तो एनसीआर में लेके उनका सही दाम मिले, उनकी व्यवस्था भी की है। सरकार में काफी मदद कर रही है। एनसीआर में देश की हर स्टेट से सोसाइटी अपना उत्पादक हर सेक्टर की, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, छोटे छोटे उद्योग, चाहे घर में बंद जरूरी हर चीज की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जी, वो अपना इंफ्राहाट और मार्केट में और पोर्टल पे सीधा बिक्री करके उनकी प्राइस ले पाएगा। इनसे कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोगों को रोजगारी जी ज्यादा प्राप्त होगी और इनसे सरकार के समृद्धि जी सफल करने में सरकार का योगदान पूरा रहेगा। जैसे आज अमित भाई ने अपेक्षा रखी जी कि देश के विकास में, देश के आर्थिक सुविधा में जी दिलीप जी, सरकार का योगदान पूरा रहे, इसी दिशा में बिल्कुल हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि सहकारिता से समृद्धि की ओर लगातार कदम बढ़े और इसमें आम जन का सहभाग भी हो, ये भी बड़ा जरूरी है। और निश्चित तौर से आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी फलीभूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ वक्त देने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने जी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आपको दिखाएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अरे बेटा बच के You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कल के संसद के विधायी कामकाज को लेकर। दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 7 और 8 अगस्त के लिए व्हिप जारी किया है। दिल्ली सेवा विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। इसे सोमवार को राज्यसभा के एजेंडे में सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक को प्रश्नकाल के बाद अंतिम विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अमित शाह लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा में विचार करने और इसे पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। बात राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के गांव में 3 अगस्त को एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद कोयले के भट्टी में जलाने के मामले में भाजपा की 4 महिला सांसदों के दल ने रविवार को घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान महिला सांसदों ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्री का पद होते हुए सरकार ने राजस्थान की संस्कृति को तार-तार कर दिया है। इस मुर्दा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
सरोज पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार से सरकार के किसी नुमाइंदे ने मिलना जरूरी नहीं समझा, न ही मुआवजा देना की कोई बात है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने बताया कि वे 24 घंटे में रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप देंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे 4 सदस्यीय टीम को यहाँ पर भेजा है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है और आज इस संस्कृति को गहलोत सरकार ने तार तार करके रख दिया है। इस मुर्दा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिसने यहाँ की उस बच्ची के घटित घटनाक्रम को एक बार भी ना आज तक उन्हें कोई मुआवजा की राशि दी, न मिलने की जरूरत समझी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है इस सरकार ने की। हम बता नहीं सकते हैं। मैं परिवार के साथ मिली, उनके मम्मी के साथ मिली, उनके फादर के साथ मिली। कोई बोलने का कुछ नहीं है शब्द। कोई जैसे तरीके से महिला के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर जैसे बलात्कार करके उसको जला दिया गया जिंदा, उसके बाद भी सरकार पूरा मौन है। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहे। लगातार कांग्रेस के सरकार के टाइम पे आदिवासी से शुरू करके राजस्थान में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार दूसरा प्रदेश को लेके बोलते हैं, लेकिन खुद का राज्य में क्या हो रहा है एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं, पूरा देश का जनता राजस्थान को देख रहे हैं, राजस्थान के बेटियों को देख रहे हैं और गहलोत सरकार को रिजाइन देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर त्रिस्तरीय पंचायत बोर्ड के गठन के पहले निर्वाचित विपक्षी उम्मीदवारों को धमकी और अपहरण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। यह पहला मौका नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इससे पहले भी वे अपने गृह जिला मुर्शिदाबाद और अपने संसदीय क्षेत्र बहरमपुर की समस्याओं को लेकर पत्र लिखते रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति ने छात्रों को तनाव से दूर रहकर पढ़ाई का संदेश दिया। तो देर शाम को समाज के अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सरकारी नीतियों के तहत लाभ उठाने की जानकारी साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दूसरे दिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं का आह्वान किया कि वे तनाव को खुद पर हावी न होने दें और हमेशा बेहतर पाने के लिए आशान्वित रहें। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बच्चों के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आगे आना चाहिए। The anxiety of not landing a prestigious job and the weight of expectations from the parents and the society are causing acute mental stress amongst our youth. I appeal to all the students to never let any anxiety overwhelm you. There is always an opening or opportunity which may not be visible for some time. Have faith in your abilities and keep moving forward. Parents, academic institutions and faculty members can come together to help the students navigate through the numerous challenges they face. दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने शिक्षा के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती हैं, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। By inviting in the education of girls, we are investing in the progress of our nation. Educated women can make greater contributions in the economy, provide leadership in various sectors and make a positive impact on the society. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुईं। इस दौरान राष्ट्रपति ने अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद ही राष्ट्रपति ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का भी अनावरण किया और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भरतियार हॉल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे। कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाना शुरू किया है। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई-पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। कपड़ा और शिल्प का एक भंडार जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। कार्यक्रम में करीब 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में भारतीय सेना के पैरा कमांडो भी शामिल रहे। भारतीय सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि इस दौरान एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, मैगजीन, बारूद और नकदी समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इलाके की घेराबंदी की गई और जब घेराबंदी की जा रही थी तो वहाँ पे जो आतंकी छुपे थे उन्होंने SOG पे हमला किया, फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। सभी फोर्सेस के जो कि आर्मी, पुलिस, CRPF सभी वहाँ जो मौजूद थी, सबने मिलकर इसका जवाब दिया और जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। शूज़ इसके पाकिस्तानी हैं, कुछ मेडिसिन जो बरामद हुए SOS मेडिसिन वो भी पाकिस्तानी मार्केट के हैं, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी है। और जब पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है, एक और आतंकी की होने की आशंका है, उसके बैग को बरामद कर लिया गया है और उसमें भी काफी कुछ असला एम्यूनिशन मिला है। और आइए नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने प्रतिबंधित संगठन PFI द्वारा शांति भंग करने और हिंसा फैलाने की साजिश से संबंधित मामले में पटना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी PFI के गैर कानूनी और हिंसक एजेंडे और गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। इससे पहले इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम में बहुविवाह को समाप्त करने को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को यह कानून बनाने के लिए सक्षम पाया है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर कानून लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए सिपाही वसीम अहमद डार को बांदीपुरा में उनके पैतृक स्थान पर श्रद्धांजलि दी गई। वसीम अहमद डार कल कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का नया जत्था पांथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम की तरफ रवाना हो चुका है। 1 जुलाई से शुरू हुई यह यात्रा आगामी 31 अगस्त तक चलेगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर पुस्तकालयों से संबंधित एक डायरेक्टरी की पहली निर्देशिका का भी अनावरण किया। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने एक शख्स को बांग्लादेश से भारत में करीब 1831 ग्राम सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा। जब्त सोने की कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। तस्कर को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम ऑफिस जहांगीरपुर को सौंप दिया गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत का दौरा करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम के भारतीय दौरे की पुष्टि की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए हमने अपनी टीम को भारत भेजने का फैसला किया है। और खेल जगत की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप में नजर। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। अदिति स्वामी ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में 150 के स्कोर के साथ ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसके साथ ही भारत ने अपने अभियान का अंत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ किया। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। नागपुर के रहने वाले ओजस पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल फाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को चीन के वैंग होंगयोंग ने शिकस्त दी। पहले गेम में वैंग होंगयोंग ने 21-9 से जीत दर्ज की। दूसरे गेम में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दूसरे गेम को प्रणॉय ने 23-21 से जीता। तीसरे और निर्णायक गेम को वैंग होंगयोंग ने 22-20 से अपने नाम किया और खिताब जीता। ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने 2 साल के ब्रेक के बाद जीत के साथ वापसी की है। 26 वर्षीय बाइल्स ने टोक्यो ओलंपिक के बाद अपने पहले इवेंट में भाग लेते हुए यूएस क्लासिक में जीत दर्ज की। बाइल्स ने 2021 में घोषणा की थी कि वे मानसिक सेहत पर काम करने के लिए ब्रेक ले रही हैं। बाइल्स का दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने 59.100 के ऑलराउंड स्कोर के साथ जीत दर्ज की। जापान के फुटबॉल फैंस ने अपनी टीम के महिला विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का जमकर जश्न मनाया। जापान ने नॉर्वे को 3-1 से हराकर चौथी बार महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्पेन के फुटबॉल प्रशंसकों ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मिली 5-1 की शानदार जीत का जश्न मनाया। इस जीत के साथ स्पेन ने इतिहास में पहली बार फीफा महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। पेरिस की सेन नदी में होने वाली प्री ओलंपिक स्विमिंग टेस्ट प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ ने घोषणा की कि ये प्रतियोगिता सेन नदी में प्रदूषण के चलते रद्द की गई। माना जा रहा है कि तेज बरसात के कारण सेन नदी में नालों का काफी पानी आ गया था। सेन नदी में ओलंपिक के दौरान ट्रायथलन और मैराथन स्विमिंग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग के घायल होने की खबर है। हादसा सहारा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। यह स्टेशन शहजादपुर और नवाब शाह के बीच स्थित है। हादसे से प्रभावित लोगों को नवाब शाह के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नजदीकी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक प्रभावित बोगियों में से यात्रियों को निकाल लिया गया है। जापान ने आज हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु बमबारी की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। इस मौके पर वहां मौजूद जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अन्य लोगों ने पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया। 78 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर आज ही के दिन साल 1945 को परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया फैट बम मैन था। और अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग और नागासाकी के हमले में लगभग 74,000 लोग मारे गए थे।
इस खबर के साथ फिलहाल आज न्यूज नाइट में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।